हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले हैं 28 अगस्त का द हिंदू। ओके, कब का? 28 अगस्त का हिंदू हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोना डू इज एज यूजुअल कोट फॉर द डे। ओके, तो आज का कोट फॉर द डे जो हमने लिया है वो है जो राइटर है या जो थिंकर है उनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, या इन्हें जे.एस. मिल भी कहा जाता है। तो ये कौन है? ये एक पॉलिटिकल थिंकर है जिन्होंने जस्टिस लिबर्टी के बारे में बहुत सारा लिखा है। ओके, तो इनका कोट क्या हम लोग सोचेंगे, पहले समझेंगे। तो फर्स्ट पढ़ेंगे इसे, है क्या ये? इफ ऑल मैनकाइंड माइनस वन वर ऑफ वन ओपिनियन, mankind would be no more justified in silencing that one person than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind। देखो कितना मस्त सेंटेंस है। ये सेंटेंस कहता क्या है कि एक जगह पे पूरा का पूरा मानवता माइनकाइंड खड़ा है और उसके ऑपोजिट एक आदमी खड़ा हो, भले क्यों ना हो एक आदमी, और ये दोनों के जो विचार है वो भिन्न भिन्न हो, अलग विचार। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, कि ये बोल रहा है कि नहीं एक चीज सही, ये बोल रहा है कि नहीं वो चीज गलत है। तो भले पूरे मानवता के पास वो ताकत है कि ये आदमी को शांत करे, या ये आदमी के पास ताकत है कि पूरे मानवता को शांत करे, ये दोनों ने ये बात नहीं करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को बोलने का मौका देना चाहिए, राइट? क्योंकि ये राइट टू स्पीच है। ओके, ये कोई ले नहीं सकता किसी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट जे.एस. मिल सेड कि बोलने का अधिकार होना चाहिए, राइट? विद दैट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सेशन, ये मेरे को बताना जरूरी कि अपने ऐसे में कहाँ पे ये काम होने वाला है, राइट? किधर काम में आएगा ये। तो इसे समझिए, जब भी आपको फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम हो गया, या आपको हेट स्पीच की बात आ रही है, या आपको ऐसे आ रहे हैं कि जहाँ पे आपको राइट टू एक्सप्रेशन जो है, राइट टू एक्सप्रेशन, उसको डिस्कस करना है, तो वहाँ पे ये कोट बहुत काम में आएगा। ठीक है, इनके नाम के साथ जे.एस. मिल, और ये कोट को अच्छे तरीके से याद कर लो, किसी बुक में लिख लो, बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स फेच करने में ये मदद कर सकता है, राइट? विद दैट विल मूव टू आवर डेली डोज ऑफ वोकैब। ठीक है, आप सबका फेवरेट। यहाँ पे हम देखेंगे आज का पहला वर्ड, दैट इज नेसेंट। नेसेंट एक एडजेक्टिव की तरह हम लोग यूज करेंगे। इसका मतलब होता है बर्डिंग। ठीक है, बर्ड करना। ठीक है, जैसे कली खिलती है उस तरीके से कोई चीज खिलना या ग्रो करना। ठीक है, ग्रोइंग या डेवलप करना। तो इसके लिए सेंटेंस क्या होगा, आप लोग सोच रहे होंगे। इसका सेंटेंस बहुत ही अच्छा है, सिंपल सेंटेंस, दैट द कंपनी, ठीक है, सेंटेंस क्या होगा? द कंपनी वाज स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेज। मतलब वो जो कंपनी थी ना, अभी भी अपने नेसेंट स्टेज में थी, मतलब डेवलपिंग के स्टेज में थी, राइट? या स्टार्टअप वाज स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेज, राइट? नेक्स्ट देखिए वर्बोस। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इट इज वर्बोस। ठीक है, वर्बोस का मतलब होता है वर्डी। ठीक है, जिसमें ऐसा पैराग्राफ या ऐसा सेंटेंस जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हो, ज्यादा वर्ड्स हो, एक्सेस ज्यादा वर्ड्स डाल दियो, इसको हम लोग बोलेंगे वर्बोस। ठीक है, जैसे गैबी या सर्कमकोलेटरी। ठीक है, ये दीज आर द वर्ड्स। जैसे द पैराग्राफ वाज लेंथी एंड वर्बोस, thus it was difficult to read, right? Yeah, thus it was difficult to understand. ठीक है, I hope you got this. With that we'll move to the next word, that is covert. ठीक है, बहुत बार आपने वर्ड सुना होगा न्यूज़पेपर में, covert operation. The raw performed a covert operation. Right? Covert मतलब क्या होता है? ऐसा ऑपरेशन जो हिडन हो, जो अंडरकवर हो, जो एक सीक्रेट ऑपरेशन हो, तब ये वर्ड यूज होगा, राइट? विद दैट विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एग्जैजरेट। एग्जैजरेट करना मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, उसको ओवरस्टेट करना, उस पर ओवर एम्फसाइज करना या ओवर स्ट्रेस देना किसी भी चीज पे। ठीक है, जो लंबी लंबी बातें बना के, उसमें भी हम लोग एग्जैजरेशन यूज कर सकते हैं, राइट? बहुत बार पोएटिक लुक के लिए एग्जैजरेशन दिया जाता है, जानबूझकर बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, राइट? तो इसे हम लोग बोले एग्जैजरेशन। विद दैट विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एस्केलेट। एस्केलेट करना मतलब होता है ग्रो करना या डेवलप करना या मशरूम करना। मशरूम करना मतलब ग्रो करना ही होता है, राइट? जैसे आफ्टर द वॉर द प्रॉब्लम्स इन द कंट्री एक्सेलेटेड, राइट? और द सोशल इश्यूज इन द कंट्री एस्केलेटेड, राइट? सो आई विल रिपीट इट अगेन, आफ्टर द वॉर द सोशल इश्यूज इन द कंट्री एस्केलेटेड, राइट? अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज इक्विटेबल। क्या वर्ड है? इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब होता है फेयर या जस्ट या इम्पार्शियल, right? Fair या just या impartial, right? Like the wealth of the nation should be equitably distributed among the citizen, right? ये एक अच्छा word हो सकता है या sentence हो सकता है। Okay, we'll move to the next word, that is camaraderie. ठीक है, camaraderie मतलब आप लोगों ने बहुत बार ये word सुना होगा, comrade। comrade मतलब होता है a friend, ठीक है, जो हमारे साथ काम कर रहा है। जैसे camaraderie का मतलब क्या होगा फिर? friendship, ठीक है, दोस्ती, ठीक है, या फिर कॉमरेडशिप या फिर फेलोशिप। ओके, सून शी डेवलप्ड अ कैमराडरी
with her social group. Soon she developed a camaraderie or he developed a camaraderie with the new people. मतलब एक फ्रेंडशिप डेवलप होगी, राइट. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग व्हेल. व्हेल मतलब क्या होता है? एक एनवेलप, ठीक है, एक कवर जिसे हम लोग बोल सकते हैं, एनवेलप या सराउंड, ठीक है, जो सराउंड करता हो, या स्वैथ जिसे हम लोग बोल सकते हैं. जैसे द वेल ऑफ द नाइट, ठीक है, रात का जो पर्दा है, वेल को हम लोग पर्दा भी बोल सकते हैं, राइट. या फिर द सिटी वॉज कवर्ड और द सिटी हैड द वेल ऑफ मिस्ट अराउंड इट, दस वी कुड नॉट सी द रोड. समझ में आ गया कि सिटी पे पूरी तरीके से एक पर्दा था, किसका? मिस्ट का. मिस्ट मतलब क्या होता है? जो सुबह सुबह आप देखते हो ना, ऐसा सफेद सा दिखता है आपको रोड पे, ठीक है, जिसकी वजह से आप देख नहीं सकते रोड्स, तो उसे हम लोग बोले कि मिस्ट. ओके, तो जो एक मिस्ट का पर्दा था जिसकी वजह से हम लोग रोड नहीं देख पा रहे थे, राइट. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंडोर्स. एंडोर्स करता मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना या उसको बैक करना या उसे फेवर करना. जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नए नए प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, मतलब उनको सपोर्ट करते हैं. जैसे क्रिकेटर्स शैम्पू बेचते हैं, बैट्स बेचते हैं, बॉल्स बेचते हैं, टायर्स बेचते हैं, मतलब वो टायर को एंडोर्स कर रहे हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, या वो किसी शैम्पू को एंडोर्स कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हो उसे, राइट. विद दैट विल गो टू द लास्ट वर्ड, दैट इज कोर्स. कोर्स मतलब किसी आदमी को या किसी चीज को प्रेशर करना, प्रेशराइज करना या परसुएट करना. ये एक नेगेटिव टर्म है, ठीक है, कोर्स मतलब. जैसे शी वॉज कोवर्स्ड इन डूइंग बैड थिंग्स, या ही वॉज कोवर्स्ड by the dacoits or by the police to do bad things, right. With that we'll move to the next segment जिसमें हम लोग idioms and phrases देखेंगे. phrases तो पहला हम देखेंगे an olive branch. एक olive branch का मतलब क्या होता है? ओके, olive branch का मतलब होता है कि अ पीस रिक्वेस्ट, कि झगड़ा चल रहा है और कोई ऑलिव ब्रांच बोल रहा है तो उसका मतलब हो गया पीस रिक्वेस्ट. जैसे द मैसेंजर केम बेयरिंग अ ऑलिव ब्रांच, मतलब वो पीस का रिक्वेस्ट लेके आया कि शांति होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए. तो ऑलिव ब्रांच, ऑलिव एक पेड़ होता है, उसका जो टहनी होता है उसे हम लोग ब्रांच कहेंगे. तो उसे हम लोग देखेंगे कि ऑलिव ब्रांच मतलब क्या होता है? पीस का मैसेज. ओके, देखेंगे हम नेक्स्ट वर्ड जो है अपना, वो है बेयर द ब्रंट. ओके, ये बेयर, इसको बेयर करके प्रोनाउंस करो, ना कि बियर. बियर का स्पेलिंग होता है BEER, ठीक है. बेयर और बियर में डिफरेंस है. तो ये अपना है बेयर द ब्रंट. बेयर द ब्रंट का मतलब होता है टू फेस द आउटकम ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, ठीक है. जैसे आप लोग इमेजिन करो कि आप क्लासरूम में बैठे हो, सारे दोस्त लोग मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, बट जैसे टीचर एंटर करती है तो सिर्फ आप ही दिखते हो बात करते हो. तो व्हाट विल हैपन? यू विल फेस द ब्रंट और यू विल बेयर द ब्रंट. तो वो जो अनप्लीजेंट अभी होने वाला है टीचर और आपके बीच में, वो आपको फेस करना. बाकी आपके बच्चे तो या फिर आपके स्टूडेंट्स तो बच गए, आपके फ्रेंड्स तो बच गए, ठीक है. नेक्स्ट देखो, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ठीक है, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ठीक है. पर्ल्स मतलब होता है मोती. अगर आप एक सुअर के सामने, स्वाइन मतलब सुअर होता है या पिग होता है, उसके सामने मोती डाल दो तो उसका कुछ यूज होने वाला है, उसको तो कुछ लेना देना ही नहीं. ओके, तो उसका मतलब होता है राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, राइट, राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड. नेक्स्ट देखो, ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस मतलब इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां पे आप आपके दोस्तों के साथ बैठे हो, आप आपके दोस्तों के साथ बैठे हो और कोई कॉन्वर्जेशन हो ही नहीं रहा, बस बैठे और बैठ के बात कर रहे, बात करने की बात ही नहीं, एक दूसरे के पास देखे जा रहे, ठीक है, मोबाइल में देखे जा रहे. तो ऐसे सिचुएशन में समवन हैज टू ब्रेक द आइस, मतलब समवन हैज टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन. समवन हैज टू ब्रेक द आइस मतलब समवन हैज टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन. नेक्स्ट देखो, हिट बिलो द बेल्ट, ठीक है, या फिर इसका मतलब होता है टू स्ट्राइक अनफेयरली, ठीक है. किसी को हिट बिलो द बेल्ट मतलब क्या होता है कि अनफेयरली उसको स्ट्राइक करो. जैसे लेट्स से आपका एक डिबेट चल रहा है, ओके, एंड डिबेट में टॉपिक सोशल है, ठीक है, बट आपका जो पार्टनर है, जो आपका ओपोनेंट है, वो आपको पर्सनल अटैक्स करने लग जाता है कि आप ठीक से बात नहीं कर सकते, आपको कोई नॉलेज नहीं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिबेट का मकसद तो पीछे रहेगा, एंड ही स्टार्टेड हिटिंग यू बिलो द बेल्ट. समझ में आ रहा है क्या? मतलब अनफेयरली आपको हिट कर दिया जा रहा है. जैसे बॉक्सिंग में ये टर्म आता है बॉक्सिंग से, बॉक्सिंग में आपको जो सामने का 2D स्ट्रक्चर है ना आपकी कमर के ऊपर, वहां पे मारने का परमिशन है. नीचे मारोगे तो हिटिंग बिलो द बेल्ट बोलते हैं, तो आपको पेनल्टी लग सकती है उसके लिए, राइट. तो हिटिंग बिलो द बेल्ट मतलब अनफेयरली किसी पे अटैक करना, राइट, टॉपिक से भटक के उस पर अटैक करना, राइट. विद दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है. यहाँ पे मैं आपको 45 सेकंड्स देने वाला हूँ, ठीक है. मैं अभी स्क्रीन पे से जाऊंगा, उसे पॉज करिए आप, और फिर जब आप ऑन करोगे तब मैं आई विल बी प्रेजेंट, राइट. ओके, तो अभी हम इसे पढ़ने वाले हैं, रीड एंड अंडरस्टैंड में. द सुसाइड बॉम्बिंग एट काबुल एयरपोर्ट विच क्लेम्ड क्लोज टू 100 life has shattered and residual optimism the world had that the West pulling out forces and handling the country over the Taliban as a part of negotiations in Doha would result in a more peaceful Afghanistan. कितना बड़ा सेंटेंस है देखो.
इतना बड़ा सेंटेंस 2 बार पढ़ना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं हो तभी भी जाके नहीं समझेगा, आई एम टेलिंग यू, राइट। तो कैसे समझना है इसको, ब्रेक करते हैं हम लोग इसको। द सुसाइड बॉम्बिंग एट काबुल एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट पे सुसाइड बॉम्बिंग हुई, उसने क्या किया, विच क्लेम क्लोज टू 100 लाइफ्स, जिसने क्या किया, क्लेम किया, क्या किया, क्लेम करना मतलब उसने 100 जिंदगियां ली। सेंटेंस को कट करो, नेक्स्ट क्या है, हैज शैटर्ड एनी रेसिडुअल ऑप्टिमिज्म, इसने क्या कर दिया, जो बचा कुचा पॉजिटिविटी था, ठीक है, जो सकारात्मक थी, ठीक है, उसको भी शैटर कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। और वो क्या था, वो रेसिडुअल ऑप्टिमिज्म जो अभी टूट गया बिकॉज ऑफ द बॉम्बिंग, वो ये था कि द वर्ल्ड हैड दैट द वेस्ट पुलिंग आउट फोर्सेज एंड हैंडिंग द कंट्री ओवर टू तालिबान एज अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन इन दोहा वुड रिजल्ट इन अ मोर पीसफुल अफगानिस्तान। तो ये जो सकारात्मकता थी कि जब वेस्ट अपने फोर्सेस को पुल आउट करेगी, देखो पुलिंग आउट वर्ड यूज किया गया है, पुलिंग आउट, पुल आउट करेगी मतलब उनके दोबारा बुला लेगी और तालिबान के पास दोबारा सत्ता जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पर ये पॉजिटिव जो अपना एक सोच था लोगों का, वो अभी खत्म होते हुए दिख रहा है। क्यों? बिकॉज काबुल में बॉम्बिंग हुआ, राइट। अभी पढ़ेगी इंस्टेड, हाउएवर, बट, इनके बाद ना नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, राइट। मतलब ये कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट वाले सेंटेंस स्टार्ट हो गए। वो द कॉम्प्लेक्स अटैक क्लेम्ड बाय द इस्लामिक स्टेट खुरासान, ठीक है। तो ये अटैक किसने किया, कॉम्प्लेक्स अटैक किसने किया है, क्लेम्ड बाय इस्लामिक स्टेट खुरासान, ISK, ओके, हैज प्रूवन इज दैट नो मैटर व्हाट अश्योरेंस द तालिबान्स न्यू रेजिम और इट्स बेनिफैक्टर्स इन पाकिस्तान में प्रोवाइड, ठीक है। ये बॉम्ब ब्लास्ट क्या बता रहा है, और ये क्लेम किसने किया बॉम्ब ब्लास्ट, पहले तो ISK ने किया है, ठीक है। तो ये क्या क्लेम कर रहे हैं कि हमने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, और ये क्या बताता है कि तालिबान कितना भी चीख चिल्ला के कह दे, या जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके बेनिफैक्टर्स जिनको फायदा होता है तालिबान से, जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, वो भी कितना भी चीख के चिल्ला के कह दे कि भाई अफगानिस्तान में अभी शांति होगी तालिबान आने के बाद। वो सबका क्या हो रहा है देखते हैं। दे आर अनेबल और अनविलिंग टू स्टेम द एरर थ्रेट्स एमिटिंग फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। वो अनेबल है और अनविलिंग है। क्या अनेबल मतलब वो करना भी नहीं चाहते और उनकी इच्छा भी नहीं, और कर भी नहीं सकते, कि जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं उनकी कंट्री में से उनको कंट्रोल करना उनके बस की बात अभी नहीं रही। डिस्पाइट बीइंग प्रोवाइडेड की इंटेलिजेंस इनपुट अबाउट द अटैक, ठीक है, इनको इंटेलिजेंस इनपुट दिए गए थे कि काबुल में ऐसा अटैक होने वाला है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, देयर आर सम सस्पिशंस ऑफ सम कंक्लूजन विद इन द तालिबान रेजिम, ठीक है। अभी सस्पिशन क्या है, शक ऐसा है कि देयर आर सम कोल्यूजन मतलब, ठीक है, तालिबान के अंदर ही कुछ लोगों ने अपना एक गार्ड बना ली, गठजोड़ कर रहे हो, ठीक है, उसको कोल्यूजन बोलेंगे, ठीक है। गलत काम के लिए जो गठजोड़ होता है उसको कोल्यूजन यूज किया जाता है। विद इन द तालिबान रेजिम एज द हकानी ग्रुप दैट इज securing Kabul and the airport periphery is a UN designated terror entity that has carried out attacks with the ISK in the past. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोल्यूजन हो रहा है। कोल्यूजन किसके बीच में हो रहा है कि एक हकानी ग्रुप है जो तालिबान के अंदर है, ठीक है, जो एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, विद दैट जो ISK उनके बीच में गठजोड़ हो रहा है जिसने बॉम्बिंग किया, राइट। और ये जो है, ये कौन है हकानी, ये UN डेजिग्नेटेड एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, हकानी। Now, that the US maintains that it continues to coordinate with the Taliban on security should further set the seal on any idea of investigation or operations against the Taliban. As this is an alarming scenario, the government must now acknowledge and prepare for the threats to India. अब क्या होने वाला है, इंडिया को भी अभी खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में भी इसके अभी आपको इफेक्ट्स दिखने वाले हैं, राइट। The situation will further enhance India's already hostile मतलब हमने देखा था, ठीक है, hostile का मतलब होता है अनफ्रेंडली, ठीक है, इंडिया का जो अनफ्रेंडली सिचुएशन चल रहा है अभी, ठीक है, जो धोखादायक सिचुएशन चल रहा है, राइट। हॉस्टाइल कॉन्टिनेंटल फ्लैंक्स, इंडिया के जो हॉस्टाइल कॉन्टिनेंटल फ्लैंक्स मतलब इंडिया के जो बाउंड्रीज है वही बोलने वाला है, ठीक है। इंडिया जो बाउंड्रीज जो पाकिस्तान चाइना के साथ फेस कर रहे हैं इंडिया, ठीक है, और जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें क्या होगा, in consonance with the threats from Pakistan and the LOC and support to across border terrorism as well as China's LAC aggression. तो इंडिया का जो चाइना और पाकिस्तान के साथ इशू बढ़ रहा है अभी तालिबान के इशू की वजह से, वो सारी चीजें और कॉम्प्लिकेट होने वाली, कॉम्प्लेक्स होने वाली, ओके। तो बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ था ये, आई होप आपको समझ गया होगा, और इसी स्पीड में आपको इसको रीड भी करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम हमारा क्विक रीड, ठीक है, हम एकदम फास्ट रीड करने की कोशिश करेंगे। अगेन आई विल गो आउट ऑफ द फ्रेम, इसको पॉज करके एक 20 सेकंड्स में इसको पढ़ने की कोशिश करना, राइट।
Okay, so I'll read it. The government has announced an ambitious program of asset monetization. The government ने क्या किया, एक ambitious, ठीक है, एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसका काम क्या है, असेट मोनेटाइजेशन. असेट मोनेटाइजेशन मतलब होता है कि उसमें से पैसा निकालना, असेट बेच के पैसा निकालो, राइट. इट होप्स टू अर्न 6 ट्रिलियन इन रेवेन्यूज ओवर अ 4-year पीरियड. 4 साल के पीरियड में 6 ट्रिलियन कमाने की कोशिश करेगा. क्या गवर्नमेंट कैसे करेगा, चीजें बेच के, असेट्स को मोनेटाइज करके, ठीक है. एट अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस आर इन बैड शेप, that is money the government can certainly use. Getting asset monetization right is quite challenging though. In asset monetization, the government parts with its assets such as roads, coals, mines for a specified period of time in exchange for lump sum payment. Asset monetization में होता है कि गवर्नमेंट के पास जो चीज़ है, जैसे रोड्स हो गए, ओके, और क्या क्या दिया गया हमको, कोल माइंस हो गए, ये सारे किसी और को बेचे जाते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है. लेट्स से मैंने एक बड़े अंबानी को मेरा रोड बेच दिया है और उसे बोला इसके टोल में से जो भी पैसा आएगा तुम ले लो अगले 10 साल के लिए, और ये 10 साल को यूज़ करने के लिए मेरे को सामने से 2-3 करोड़ रुपए दे देना, राइट. तो 15 साल के लिए जो पैसा आएगा तुम्हारा, ओके. तो इसे एसेट मोनेटाइजेशन नाम लिखा गया. तो पूरी तरीके से बेचना भी नहीं है और ऐसा दिखाना कि बेच के आपने उसमें से पैसा भी कमा लिया, जैसे आप भाड़े पे किसी चीज को दे रहे हैं, इस तरीके से होगा ये. एट द एंड ऑफ द पीरियड द एसेट्स रिटर्न्स टू द गवर्नमेंट. पीरियड 10 साल का पीरियड, 15 साल का पीरियड खत्म होने के बाद एसेट गवर्नमेंट के पास जाता है. अनलाइक इन प्राइवेटाइजेशन, नो सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है. यहां पे जैसे प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट एसेट्स को बेच दिया जाता है, मोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट एसेट्स को बेचा नहीं जाएगा. बाय मोनेटाइजिंग एसेट इट हैज ऑलरेडी बिल्ट, the government can earn revenues to build more infrastructure. Asset monetization will happen mainly in 3 sectors. 3 sectors में asset monetization होने वाला है: roads, railways and power. Other assets to be monetized include airports को भी monetize किया जाएगा, ports को भी, telecom को भी, stadiums को भी and power transmissions को भी. तो basically government क्या करने वाली, जो भी उसके assets हैं, जो भी उसकी चीज़ें हैं, ओके, जिसमें से पैसा मिलता है, उसे गवर्नमेंट थोड़े टाइम के लिए भाड़े पे, रेंट पे किसी प्राइवेट प्लेयर को बेचेगी और उससे पैसा लेगी, राइट. तो विद दैट विल एंड, विल सी यू टुमारो. हम और नए वर्ड्स के साथ आपसे मिलेंगे और नए पैसेजेस के साथ, पैराग्राफ्स के साथ. टेक